हेलो एंड वेलकम यू ऑन टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 22 जुलाई करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, डेली बेसिस पे आते हैं, तो आप इनको पूरा का पूरा कवर करा करिए। अंत तक वीडियो को देखिएगा जिससे जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सब आपके कवर हो जाएं। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, मेंस के लिए सवाल यहीं पे मिलते हैं, और जितने भी अपडेट्स आते हैं करंट अफेयर्स के वो सभी यहीं पे आते रहते हैं, तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सर बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, आर एडवोकेट जनरल मेंस के लिए और एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रिपरेशन बैच चल रहा है और मिनी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। तो जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि वो मिनी टेस्ट सीरीज़ एक 4 टेस्ट की टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करें तो वो भी कर सकते हैं। आप उसके लिए मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और इन करंट अफेयर्स की रेगुलर पीडीएफ्स को लेने के लिए, रेगुलर अपडेट्स को लेने के लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 22 जुलाई करंट अफेयर्स। तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है GS2 से कि रनिल विक्रमसिंघे को जो श्रीलंका है उसका प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है। तो उन्होंने पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में पद संभाला था जब गोटाबाया राजपक्षे वहाँ से भागे थे। उसके बाद रनिल विक्रमसिंघे जो हैं उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो 6 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे थे रनिल विक्रमसिंघे, तो उनको इलेक्ट कर लिया गया है प्रेसिडेंट श्रीलंका का। अ पोस्ट ही हैज़ कोवेटेड बट नेवर हेल्ड इन हिज नियरली हाफ सेंचुरी लॉन्ग पॉलिटिकल करियर। तो यानी कि 50 साल का पॉलिटिकल करियर रहा है उनका श्रीलंका के अंदर। तो उसकी उन्होंने चाह तो रखी थी कि वो प्रेसिडेंट बने, लेकिन वो बन नहीं पाए थे अभी तक। मिस्टर विक्रमसिंघे वॉन 134 वोट्स इन द 225 मेंबर पार्लियामेंट इन अ 3-वे कॉन्टेस्ट। तो 3 लोग खड़े थे, उसमें से ये जीते हैं और इनको 134 वोट्स मिले हैं 225 मेंबर की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे। नेक्स्ट आता है चाइना मलिंग न्यू हाईवे वाया अक्साई चिन। तो अक्साई चिन जो कि भारत का हिस्सा है और चाइना ने उसको गैर कानूनी तरीके से कब्जा रखा है, तो उसके ऊपर चाइना चाह रहा है कि नया हाईवे बनाए। इससे पहले 1960 के आसपास चाइना ऑलरेडी इस पर एक हाईवे बना चुका है, अब वो दूसरा हाईवे बनाने की बात कर रहा है। चाइना इज़ प्लानिंग टू बिल्ड अनदर हाईवे थ्रू अक्साई चिन रनिंग अलॉन्ग द इंडिया बॉर्डर एंड कनेक्टिंग शिनजियांग विद तिब्बत। तो जो शिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, उसको तिब्बत से ज्वाइन करने के लिए अक्साई चिन का जो कि एक 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कहने को तो भारत का एरिया है लेकिन इस टाइम पे चाइना के अंडर है, तो चाइना वहाँ पर एक और रोड बनाने की बात कर रहा है। G695 नेशनल एक्सप्रेसवे विल बी ओनली द सेकंड नेशनल हाईवे थ्रू द डिस्प्यूटेड रीजन। तो ये जो डिस्प्यूटेड रीजन है यहाँ से दूसरा नेशनल हाईवे होगा G695, वेयर चाइना कंट्रोल्स 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड क्लेम्ड बाय इंडिया सिंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ G219 हाईवे। तो पहले G219 हाईवे बनाया गया था 1950s में एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड बाय 2035, और ये माना जा रहा है कि दूसरा हाईवे जो है 2035 तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फर्स्ट एवर पहली बार परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स रिलीज़ किया है 2018-19 और 2019-20 के लिए। तो जो PGID रिपोर्ट है उसने 725 डिस्ट्रिक्ट 725 डिस्ट्रिक्ट्स को ग्रेड किया है 2018-19 के लिए और 733 डिस्ट्रिक्ट को ग्रेड किया है 2019-20 के लिए, पूरे भारतवर्ष में कि सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, उसने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स निकाला है। तो एक सवाल तो यहीं से ही बनेगा आपका कि जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है फॉर डिस्ट्रिक्ट का, ये किसने लॉन्च किया है, किसने रिलीज़ करी है ये रिपोर्ट या ये इंडेक्स? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया है। तो 2018-19 के लिए किया है और 2019-20 के लिए किया है, जो एसेस कर रहा है परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे ये देखेगा कि हर डिस्ट्रिक्ट की जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, यानी कि वहाँ पे स्कूल्स के अंदर किस तरह से पढ़ाई हो रही है, उस चीज़ को एसेस करने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स निकाला गया है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल बाय क्रिएटिंग एन इंडेक्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने के लिए, यानी कि व्यापक विश्लेषण करने के लिए एक सूचकांक को निकाला गया है। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सिंपल सी बात है, सभी को पता है ये वाली बात कि जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम में से एक है। विदाउट 15 लाख स्कूल्स, 15 लाख स्कूल्स हैं, 97 लाख टीचर्स हैं और 26 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम वेरिड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। जिनका जो सोशियो कल्चर है और इकोनॉमिक बैकग्राउंड है सब अलग अलग रहा है। तो डॉसेल डिवाइज्ड परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स एंड रिलीज रिपोर्ट फॉर द रेफरेंस ईयर्स 2017-18 और 2019-20 बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ स्टेट PGI। पहले इन्होंने स्टेट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स निकाला था, अब स्टेट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बाद इन्होंने डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स निकाला है। 83 इंडिकेटर पर बेस्ड है PGI फॉर डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिज़ाइन
टू ग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन स्कूल एजुकेशन। तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स की स्कूल एजुकेशन में जो परफॉर्मेंस है उसको ग्रेड करने के लिए इसको निकाला गया है। द डेटा इज़ फिल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू जो डेटा है उसको फिल किया जाएगा। PGID इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स टू आइडेंटिफाई गैप्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब PGID ये हेल्प करेगा कि जो स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, ये पता लगाने की कोशिश करें कि कहाँ पे दिक्कत है, यानी कि कौन कौन से गैप्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन अ डिसेंट्रलाइज मैनर, और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें डिसेंट्रलाइज मैनर में। द इंडिकेटर वाइज PGI स्कोर शोज द एरियाज वेयर अ डिस्ट्रिक्ट नीड्स टू इम्प्रूव। तो जो इंडिकेटर वाइज ये PGI है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, वो यहाँ पे ये भी शो करेगा कि हर डिस्ट्रिक्ट को किस एरिया में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। द PGID विल रिफ्लेक्ट द relative performance of all the districts in a uniform scale which encourages them to perform better. The PGID structure comprises of total weight of 600 points। तो 600 पॉइंट्स का वेट होगा। इसमें 83 इंडिकेटर्स हैं जिनको 6 कैटेगरीज के अंदर रखा गया। अब 6 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो, एक आती है आउटकम की, फिर आती है इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शन की, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एंड स्टूडेंट्स एंटाइटलमेंट्स, फिर आता है स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, फिर आता है डिजिटल लर्निंग और गवर्नेंस प्रोसेसेस। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर, 83 इंडिकेटर्स के ऊपर इनको देखा जा रहा है, और 600 के से ज़्यादा ग्रेडिंग पॉइंट्स हैं जिसके अंदर इसको रखा जाएगा, यानी कि 600 पॉइंट्स के अराउंड आपके पॉइंट्स आएंगे। तो ग्रेडिंग इंडेक्स अगर देखें तो पैरामीटर्स कंसिडर कौन कौन से हैं पहले देखते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स ये हम देख चुके हैं, लर्निंग आउटकम है, इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है वहाँ पे, यानी कि जो स्कूल है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, स्टूडेंट के एंटाइटलमेंट्स कैसे हैं, स्कूल सेफ्टी क्या है, चाइल्ड का प्रोटेक्शन, डिजिटल लर्निंग और गवर्नेंस प्रोसेस। तो अगर परसेंटेज देखें तो अगर आप देखेंगे कि 90% से ऊपर एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जिसको पॉइंट्स मिले हों। 81 से 90% के बीच में 3 डिस्ट्रिक्ट आए हैं, 71 से 80% के बीच में 86 हैं। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट जो बैठते हैं वो 61 से 70% के बीच में बैठते हैं, 276। और फिर डिजिटल लर्निंग स्कोर देखें तो डिजिटल लर्निंग स्कोर में 71 से 80% तक मैक्सिमम 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो 10% से भी कम है। यानी कि डिजिटल लर्निंग अगर हम देखें तो डिजिटल लर्निंग बहुत कम डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत कम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जनपद हैं, वहाँ पे दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट के स्कोर देखें तो 11 से 20% जो है वो आया है शियोयोमी अरुणाचल प्रदेश और लॉन्गटाइंग मिज़ोरम, यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये कमज़ोर डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे पढ़ाई का लेवल जो है बहुत कम है। फिर 21 से 30% है करादादी और लॉन्गडिंग अरुणाचल प्रदेश का, और मामित जो है मिज़ोरम का, और 81 से 90% जो ओवरऑल स्कोर रहा है वो सीकर, झुंझुनू और जयपुर का रहा है सभी राजस्थान में। यानी कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे थे 81 से 90% के बीच में जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे, ये तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ पे हैं, ये आपको राजस्थान में मिलेंगे। असेसमेंट ग्रेड्स की बात करें, द PGID ग्रेड्स द डिस्ट्रिक्ट इंटू 10 ग्रेड। 10 ग्रेड्स में इसको ये माप करता है, यानी कि असेसमेंट करता है। हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड इज़ दक्ष। तो जो उसकी हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड जो है, यानी कि जिसका कोई डिस्ट्रिक्ट ग्रेड को पा सकता है, तो सबसे ऊपर वाला जो ग्रेड है वो है दक्ष के नाम से, विच इज़ फॉर डिस्ट्रिक्ट स्कोरिंग मोर देन 90% ऑफ द टोटल पॉइंट्स इन दैट कैटेगरी और ओवरऑल। तो यानी कि 90% से या 90% से ऊपर जिसके मार्क्स आएंगे उसको दक्ष कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके बाद उत्कर्ष आता है जो कि 81 से 90% है। फिर अति उत्तम आता है 71 to 80%, उत्तम है 61 to 70%, फिर प्रचेष्टा 1 है 51 to 60%, और प्रचेष्टा 2 है 41 to 50%। उसके बाद जो लोएस्ट ग्रेड है PGID में वो आकांक्षी 3 है, विच इज़ फॉर स्कोर्स अप टू 10% ऑफ द टोटल पॉइंट्स। तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है भारत में जो दक्ष कैटेगरी में आया हो इन दोनों सालों के लिए, यानी कि 90% से जिसके ऊपर मार्क्स आए हों, ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। बेस्ट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम राजस्थान परफॉर्म द बेस्ट इन द असेसमेंट, ये हम देख चुके हैं। तो जो तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के, चाहे सीकर हो, झुंझुनू हो, जयपुर हो, यही उत्कर्ष ग्रेड में आए हैं 2019-20 के लिए, इन कॉन्ट्रास्ट टू अ ईयर बिफोर व्हेन नो डिस्ट्रिक्ट फीचर्ड इन दैट कैटेगरी। तो राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट 24 डिस्ट्रिक्ट इन दिस ग्रेड, फॉलोड बाय पंजाब के 14 आए हैं, फिर गुजरात के 13 आए हैं और केरला के 13 आए हैं। लोएस्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट स्कोर, यानी कि 1 out of 15 दिस कैटेगरी वर, तो सबसे ज़्यादा कमजोर डिस्ट्रिक्ट रहे हैं वो एक तो रहे हैं साउथ सलमारा और मंकाचार जो डिस्ट्रिक्ट हैं असम के, अलीराजपुर MP का, नॉर्थ गारो हिल्स और साउथ गारो हिल्स मेघालय के, और खोवई जो डिस्ट्रिक्ट है त्रिपुरा का। जो 12 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, विच डोंट हैव अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट इन द अति उत्तम एंड उत्तम भार। तो वो भी देखते हैं कि वो 12 राज्य जिनमें एक भी उनका डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जो अति उत्तम कैटेगरी में रहा हो या फिर उत्तम कैटेगरी में रहा हो। तो जैसे कि उसके अंदर उत्तराखंड भी आता है। तो बहुत ही चिंताजनक विषय है ये कि उत्तराखंड के भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो
वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। नेक्स्ट आता है GS3 से सबसे पहले न्यूज़ आ रही है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से न्यूज़ आ रही है, या इसको आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं। स्वेल्टरिंग हीट वेव अक्रॉस यूरोप। तो यूरोप के अगर हम देखें तो यूरोप इस टाइम पे जल रहा है, यूरोप के जंगलों में आग लग रही है और यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस टाइम पे। तो लार्ज स्वेथ्स ऑफ यूरोप, UK एंड द US आर स्वेल्टरिंग अंडर एक्सट्रीम हीट वेव कंडीशंस। डिवास्टेशंस ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर हैज़ बिन पर्टिकुलरली एक्यूट इन वेस्टर्न यूरोप। तो जो वेस्टर्न यूरोप है यानी कि स्पेन, पोर्टुगल, फ्रांस का जो हिस्सा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम पे, विच हैज़ बीन हिट बाय रेजिंग वाइल्ड फायर्स, ड्राउट एंड हंड्रेड्स ऑफ हीट रिलेटेड डेथ्स। तो जंगलों में आग लग रही है, सूखा पड़ रहा है इस टाइम पे, और हज़ारों या सोयो आप कह सकते हैं, वहाँ पे सैकड़ों डेथ्स हो रही हैं जो कि हीट रिलेटेड डेथ्स हैं। रिंगिंग अलार्म बेल्स अबाउट अ लूमिंग क्लाइमेट इमरजेंसी, की क्लाइमेट इमरजेंसी वहाँ पे कही जा रही है। तो वाई इज़ द स्पाइक इन समर टेम्परेचर्स अ कॉज फॉर वरी। तो ये चिंताजनक विषय क्यों है? While Europe has witnessed some hot summers in recent years, rarely have temperatures risen so high across so many regions at the same time. यूरोप में अगर आप देखेंगे कि यूरोप का एक टेम्परेट क्लाइमेट है, वहाँ पर ACs की रिक्वायरमेंट भी अब तक नहीं हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की स्थिति बदल रही है, तो उसी हिसाब से यूरोप के अंदर भी गर्मी बढ़ती जा रही है। और पहले यूरोप में एक साथ कभी भी ऐसा इतना नहीं हुआ कि कभी भी ज़्यादा बड़े एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई हो। कुछ एक आध एरिया में कभी गर्मी हो जाती थी, लेकिन इस बार बहुत सारे एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऑन जुलाई 19 UK पोस्टेड इट्स हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड क्रॉसिंग 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस UK ने पास कर लिया था टेम्परेचर। फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल में 42 से 46 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो कई dozens of towns and regions across Europe reeled under what has been described as a heat apocalypse which has caused widespread devastation this year। तो इस साल कई बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है अलग अलग एरियाज़ में यूरोप के। वाइल्ड फायर्स कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सट्रीम हीट। अब देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट रही है, वेदर बिल्कुल सूखा है। हैव डिस्ट्रॉयड 19,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट इन साउथ वेस्टर्न फ्रांस एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड टू बी इवैक्यूएटेड टू टेम्परेरी शेल्टर्स। और हज़ारों लोगों को उनके घरों से हटा कर कहीं और रखा गया है, क्योंकि जो जंगलों में आग लग रही है उसकी वजह से उनको बहुत दिक्कतें हो सकती थी। पोर्टुगल ने बताया है कि उनके यहाँ 250 से ज़्यादा ब्लेज हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 2 डेज। 650 डेथ्स हो गई हैं ड्यू टू हीट रिलेटेड इलनेस, यानी कि हीट के वजह से 650 से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं पोर्टुगल के अंदर। स्पेन भी 14,000 हेक्टेयर की जो ज़मीन है, वो जंगलों की ज़मीन जो है वो आग में खो चुका है, और 360 डेथ्स वहाँ पे भी हुई हैं। इटली की अगर बात करें तो इटली ऑन द अदर हैंड हैज़ बिन रीलिंग अंडर अ ड्रॉट विद द पो रिवर बेसिन। जो पो रिवर वहाँ से बहती है, जो कि यूरोप का फूड बाउल माना जाता है, उसमें भी देखा जाए तो पिछले 200 दिनों से एक भी दिन बारिश नहीं हुई। यानी पिछले 200 दिनों से जो पो रिवर का बेसिन है उसमें पानी नहीं आया है। अक्रॉस द अटलांटिक विद टेम्परेचर्स टचिंग 43 डिग्री सेल्सियस इन सम रीजन्स अक्रॉस 69 मिलियन अमेरिकन्स वर रिपोर्टेड टू बी एट द रिस्क ऑफ एक्सपोजर ऑफ डेंजरस लेवल्स ऑफ हीट। अब देखिए अगर हम अंटार्कटिका देखें तो अंटार्कटिका के एक तरफ आपको यूरोप मिलेगा और बीच में अंटार्कटिका है, और दूसरी तरफ आपको अमेरिका मिलेगा, यानी कि USA मिलेगा, या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट मिलेंगे। और यहाँ पे एस की शेप का आपको एक ओशन मिलता है जो अटलांटिक ओशन है। ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, नीचे साउथ अटलांटिक ओशन है। तो ये देखा जा रहा है कि जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और अटलांटिक के दोनों तरफ, चाहे इधर यूरोप हो चाहे इधर अमेरिका हो, दोनों जगहों पे ही दिक्कत है। दोनों जगहों का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट बढ़ रही है। तो व्हाट इज़ बिहाइंड द एक्सट्रीम हीट वेव्स। तो जो एक्सट्रीम हीट वेव्स हो रही हैं वो क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ी बात है क्लाइमेट चेंज। तो साइंटिस्ट्स आर नियर यूनानिमस दैट द हीट वेव्स आर अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो हीट वेव्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट हैं, कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जो इंसानों की एक्टिविटी से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही हैं। Global temperatures have already risen by more than 1 degree Celsius, and studies in the UK had shown that a 1 degree rise in temperature raises the probability of the country witnessing 40 degree Celsius by 10 times। तो ग्लोबल टेम्परेचर जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े हैं, तो और यूके की स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर 1 डिग्री का राइज हुआ है तो उसकी वजह से जो देशों के अंदर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा रहा है। तो ये सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से हो रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है, तो टेम्परेचर्स आराम से स्टेट्स के अंदर या कंट्रीज़ में 40 डिग्री सेल्सियस भी पार कर जा रहा है। तो अगर टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता है ग्लोबल टेम्परेचर, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो 40 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर्स हो रहे हैं तो ये कितना ज़्यादा बढ़ सकते हैं। द राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर विद दिस ईयर लेड टू डेविएशंस अबव द नॉर्मल बाय एज मच एज 15 डिग्रीज इन अंटार्कटिका एंड बाय मोर देन 3 डिग्रीज इन द नॉर्थ पोल। तो जो ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से
अंटार्कटिका में नॉर्मल जो टेम्परेचर रहा करता था उससे 15 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर रहा है, और जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे 3 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रहा है। दीज चेंजेस टर्न्ड वेस्टर्न यूरोप इनटू व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ हीट डोम। तो वेस्टर्न यूरोप जो है इस टाइम पे हीट डोम बन गया था, जो कि एक लो प्रेशर एरिया था, जिसके वजह से नॉर्थ अफ्रीका से जो गर्म हवा थी वो अट्रैक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से जो यूरोप का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, और वहाँ पे वाइल्ड फायर्स जो हो रही थी, जंगलों की जो आग लग रही थी, वो इसी वजह से हो रहा था। इन द केस ऑफ द यूएस द रिकॉर्ड टेम्परेचर्स आर बीइंग लिंक्ड टू चेंजेस इन द जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम क्या होती है? जेट स्ट्रीम, अगर ये धरती है, धरती से 10 या 12 किलोमीटर ऊपर अगर हम देखेंगे एटमॉस्फेयर में, तो कुछ हवा बहती है, उनको हवा को हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। तो ये एक नैरो बैंड ऑफ वेस्टर्ली एयर करंट्स होती हैं, क्योंकि ये वेस्ट से बहती हैं, पश्चिम से बहती हैं पूर्व की तरफ। वेस्टर्ली एयर करंट्स हैं दैट सर्कुलेट सेवरल किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस, वाइल अ कन्वेंशनली स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम वुड ब्रिंग कूलर एयर फ्रॉम द नॉर्दर्न अटलांटिक। अब देखिए यूएसए के लिए अगर हम देखें या अमेरिकाज में हम देखें, तो वहाँ पर एक जो स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम होगी वो ठंडी हवा लेके आएगी नॉर्दर्न अटलांटिक से। लेकिन हाल ही में देखा जा रहा है कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो कमज़ोर पड़ रही हैं और दो हिस्सों में टूट जाती हैं, जिसके वजह से वो और गर्म हवा लेके आ रही हैं एज़ कंपेरिजन टू ठंडी हवा के जो पहले वो लेके आया करती थी। नेक्स्ट आता है वन हेल्थ पायलट टू बी लॉन्च्ड इन बेंगलुरु। अब देखिए वन हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है? वन हेल्थ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम जानवरों को अलग मानेंगे, इंसानों को अलग मानेंगे, तो उसके वजह से जो हेल्थ के ऊपर जो डिजीज़ आ रही हैं उसके ऊपर हम स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हम ये मान के चलते हैं कि इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, सब आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं और सबकी हेल्थ के बारे में हमें एक साथ स्टडी करनी है। उसी को हम वन हेल्थ कॉन्सेप्ट कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड-19 डिजीज़ देखें तो हम देख सकते हैं कि कोविड-19 डिजीज़ एक वायरस की वजह से आई। वो वायरस किसी इंटरमीडिएट जानवर के अंदर आया, चाहे वो बैट्स हो सकते हैं या कोई दूसरा जानवर हो सकता है, और उसके बाद फिर वो इंसानों में आया। तो यानी कि कोविड-19 डिजीज़ कहने को तो वायरस से बिलोंग करती है, लेकिन बीच में एक जानवर भी था और उसके बाद फिर इंसान आया। तो यानी कि ये जो चीज़ें हैं, यानी कि अगर हम कोविड-19 डिजीज़ के ऊपर ही अगर हमें पढ़ना हो तो हमें वन हेल्थ कॉन्सेप्ट को अपनाना होगा, यानी कि सभी जानवरों की, इसमें इंसान भी हैं, सबकी एक हेल्थ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ FAHD इज़ इम्प्लीमेंटिंग दी वन हेल्थ फ्रेमवर्क अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट इन कर्नाटका एंड उत्तराखंड। तो कर्नाटक और उत्तराखंड में एक कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यानी कि जो DAHD है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ के अंदर आता है, हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव टू ब्रिंग स्टेक होल्डर्स फ्रॉम एनिमल, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट हेल्थ ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू एड्रेस द चैलेंजेस थ्रू वन हेल्थ अप्रोच। तो DHD जो है वो कोलैबोरेशन कर रहा है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ एज इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर टू इम्प्लीमेंट द वन हेल्थ फ्रेमवर्क अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटक एंड उत्तराखंड। तो कर्नाटका और उत्तराखंड के अंदर वन हेल्थ फ्रेमवर्क के तहत काम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हम चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, एनिमल्स हों या इंसान हो, सबकी हेल्थ को एक साथ रिलेटेड करके देखेंगे। तो DAHD would develop a national One Health roadmap based on the learnings of this initiative, which in turn would help to prevent the future zoonotic disease। जो आगे चल के जूनोटिक डिजीज़ का आउटब्रेक है। जूनोटिक डिजीज़ क्या डिजीज़ होती हैं? जूनोटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो जानवरों से इंसान के अंदर आती हैं, तो उनको हम जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। तो आगे चल के जिस तरह से कोविड-19 डिजीज़ का कहर पूरी दुनिया पे आया, तो आगे चल के ये जूनोटिक डिजीज़ इंसानों के अंदर ना आए, इस चीज़ को समझने के लिए वन हेल्थ कॉन्सेप्ट लाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर से न्यूज़ आती है कि नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 देने की बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने नेशनल हाईवेज़ एक्सीलेंस अवार्ड की स्थापना की थी 2018 में, जिसके वजह से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मोटिवेशन मिल सके कि जो हाईवे कंस्ट्रक्ट वो करते हैं और जो मेंटेनेंस करते हैं उस प्रोसेस के अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस की भावना आए, कि यानी कि वो अपने हाईवेज़ को बहुत अच्छा रखें। द आइडिया इज़ टू रिकॉग्नाइज एंड अवार्ड कंपनीज फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग रोड एसेट्स एंड टोल प्लाजास अक्रॉस द कंट्री। यानी कि आइडिया ये है कि उन कंपनीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उन कंपनीज़ को अवार्ड दिया जाएगा जो कंपनी बेस्ट परफॉर्मिंग रोड एसेट बनाएगी। यानी कि रोड एसेट्स यानी कि सड़कें जो हैं बहुत बढ़िया बनानी चाहिए उनको, और टोल प्लाजा बहुत बढ़िया बनाने चाहिए। तो जो कंपनीज़ ऐसा करेंगी उन कंपनीज़ को अवार्ड देने की बात की जा रही है। एक्नॉलेजिंग कंपनीज विच आर परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली एंड डिलीवरिंग द फाइनेस्ट क्वालिटी सर्विसेज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, इनोवेशन, ग्रीन। अब देखिए किस किस चीज़ पे है कि एक तो आपकी फाइनेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन के दौरान, फिर ऑपरेशन आपको अच्छे से करना है, मेंटेनेंस अच्छे से रखनी है सड़क की, इनोवेशन लानी है सड़क में, ग्रीनरी अच्छे से करनी है, टोलिंग स्टेजेस जो हैं हाईवे पे यानी कि टोल्स जो हैं उनको बहुत तरीके से डेवलप करना है, और अरीना जो है रोड का, रोड सेफ्टी का जो अरीना है उस पर भी आपको ध्यान देना है।
द एम ऑफ द अवार्ड इज़ टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, टोल प्लाजाज, एक्सप्रेसवे, यानी कि सभी चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है कि एम ये है कि हमें भारत के अंदर वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, हाईवेज़ बनाने हैं, टोल प्लाजा बनाने हैं, एक्सप्रेसवेज हो, चाहे ब्रिजेज़ हों, टनल्स हों, यानी कि जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से बनाना है थ्रू न्यू एंड इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस अलॉन्ग विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीनलीनेस फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है N95 मास्क विद नैनो पार्टिकल कोटिंग डेवलप्ड यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो एक नया मास्क बनाया गया है N95 मास्क, जिसके अंदर नैनो पार्टिकल कोटिंग है और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से उसको बनाया गया है। ये जैसे कोरोना जैसे डिजीज़ के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ साथ उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं या ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे उनको वर्क से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फाइबर से रिलेटेड कंपनी में काम करता है तो वहाँ पे उसको सिलिकोसिस हो सकता है, यानी कि उसके बॉडी के अंदर लंग्स में वो फाइबर जम जाता है, सल्फर जम जाता है, जिसकी वजह से उसको बीमारी हो जाती है। तो रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ रीयूजेबल, एक रीयूजेबल है, ये रिसाइकलेबल है, वॉशेबल है, ऑर्डरलेस है, यानी कि आप उसको रीयूज़ कर सकते हो, दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो, धो सकते हो, और इसमें से कोई स्मेल भी नहीं आती, नॉन एलर्जिक, एलर्जी भी नहीं होगी, और एंटी माइक्रोबियल है। N95 मास्क उसको 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। 4 लेयर का ये मास्क है, जिसकी बाहर की लेयर जो है वो सिलिकॉन से बनाई गई है, और इसकी शेल्फ लाइफ जो है अगर इसको तरीके से यूज़ किया जाए तो 5 साल से भी ज़्यादा है। द मास्क कैन ऑल्सो बी यूज बाई वर्कर्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ वेयर दे आर एक्सपोज टू हाई वॉल्यूम्स ऑफ डस्ट। तो जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में अगर कोई वर्कर्स काम करते हैं तो वहाँ पर भी ये लोग ऐसे मास्क यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री में, ब्रिक किल में, यानी कि जो ईंट जहाँ पे बनती हैं, फिर कॉटन की फैक्ट्रीज़ में, पेंट इंडस्ट्रीज़ में, तो जहाँ पर भी ऐसे काम होते हैं वहाँ पे ये लोग जो वहाँ पे वर्कर्स हैं वो इस मास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बाय चेंजिंग द फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो फिल्टर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि जो फिल्टर्स लगे हुए हैं उनको चेंज करके हम हमारे हिसाब से भी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस इन विच इट विल बी यूज्ड एंड कैन हेल्प प्रिवेंट सीवियर लंग डिजीजेस सच एज सिलिकोसिस। तो जो लंग डिजीज़ हैं उनसे बचने के लिए, जैसे कि सिलिकोसिस बीमारी है, उससे बचने के लिए ये बहुत उपयोगी एक N95 मास्क होगा। ट्रेडमार्क और पेटेंट भी इसके लिए कर दिया गया है और इसको नैनो ब्रेथ कहा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि नैनो ब्रेथ क्या है, अभी न्यूज़ में था। तो ये जो नैनो ब्रेथ है ये एक N95 मास्क है। तो एक 4 लेयर फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द मास्क वेर इन द आउटर एंड फर्स्ट लेयर ऑफ द फिल्टर इज कोटेड विद नैनो पार्टिकल्स। सेकेंड लेयर में हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एब्जॉर्बिंग एक हेपा फिल्टर लगाया हुआ है। तीसरी लेयर के अंदर एक 100 माइक्रोन का फिल्टर, और फोर्थ लेयर जो है एक मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट फिल्टर है, यानी कई सारे फिल्टर्स इसमें लगाए हुए हैं। तो इसके वजह से ये जो मास्क है बहुत ही इफेक्टिव मास्क बन गया है। नेक्स्ट आता है गिग वर्कर्स के ऊपर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी। इसके बारे में थोड़ा सा डेटा है वो पढ़ लेते हैं। गिग वर्कर्स, पहली बात तो क्या होते हैं? गिग वर्कर्स होते हैं जब आप अमेज़न से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं और अमेज़न से ऑर्डर करने के बाद या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने के बाद जब आपके घर पे जो डिलीवरी पर्सन आपको देने आता है वो प्रोडक्ट 2 या 3 दिन बाद, तो वो जो पर्सन आपको घर पे देने आ रहा है वो एक गिग वर्कर है। उसी प्रकार से जब आप डोमिनोज से ऑर्डर करते हैं पिज़्ज़ा या जोमेटो से कुछ भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो वो जो आपके घर पे डिलीवरी करने आता है वो पर्सन अपना में गिग वर्कर है। यानी गिग वर्कर वो वर्कर्स होते हैं जो किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं, यानी कि जैसे जोमेटो हो गया या ओला भी अगर हम देखें, तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं इन सबको हम गिग वर्कर्स कहते हैं। जो की फाइंडिंग्स हैं और रिकमेंडेशंस हैं रिपोर्ट की वो ये हैं कि द रिपोर्ट एस्टिमेट्स दैट इन 2020-21 77 लाख वर्कर्स वर एंगेज इन द गिग इकोनॉमी। तो 2020-21 में भारतवर्ष में 77 लाख यानी कि 7.7 मिलियन वर्कर्स जो हैं वो गिग इकोनॉमी में एंगेज्ड हैं। दे कॉन्स्टिट्यूटेड 2.6% ऑफ द नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स और 1.5% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया। तो ये माना जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं करीब करीब 2.6% ऑफ दी नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स। तो जो भारत की नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है उसका 2.6% है, और जो टोटल वर्कफोर्स है भारत की उसका करीब करीब 1.5% है गिग वर्कर्स, जो अपने आप में एक छोटा अमाउंट बता रहे हैं सरकार। द गिग वर्कफोर्स इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड टू 2.35 करोड़ बाय 2029। तब सरकार का ये भी कहना है कि 77 लाख से 2.35 करोड़ हो जाएगी 2029-30 तक गिग वर्कर्स की जो वर्कफोर्स है। गिग वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म 6.7% ऑफ द नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स। तो अब 2029-30 तक जो अभी ये 2.6% हैं नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स के, तब तक ये 6.7% हो जाएंगे, और जो अभी पूरे वर्कफोर्स के भारत की 1.5% है बढ़कर 4.1% हो जाएंगे। एट प्रेजेंट अबाउट 47% ऑफ द गिग वर्क इज इन
मीडियम स्किल्ड जॉब्स। तो जो अब इसमें भी डिपेंड करता है कि गिग वर्कर्स जो हैं वो अलग अलग स्किल्ड की जॉब्स में हैं। तो जो मीडियम स्किल्ड की जॉब्स हैं उसमें 47% गिग वर्क है, फिर 22% जो है वो हाई स्किल्ड में है, और 31% जो है वो लो स्किल्ड गिग वर्कर्स हैं। ट्रेंड ये शो कर रहा है कि जो कंसंट्रेशन है वर्कर्स का मीडियम स्किल्स में वो लगातार घट रहा है, जबकि लो स्किल में और हाई स्किल में लगातार बढ़ रहा है। विद इन द गिग वर्कफोर्स वर्क फ्रॉम होम जॉब्स अकाउंट फॉर 33%। अब गिग वर्कर्स में 33% लोग तो वो हैं जो वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, और 67% वो लोग हैं जो फील्ड पे काम कर रहे हैं। यानी कि जो जोमेटो का पर्सन है या अमेजन का डिलीवरी पर्सन है जो आपको घर पे देने आ रहा है, वो ऑन फील्ड है, और जो घर में बैठ के काम कर रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं। तो बात ये आता है कि गिग वर्कर्स क्या हैं या कौन हैं। तो गिग वर्कर्स आर दोज एंगेज्ड इन लाइवलीहुड्स। अब वो लाइवलीहुड्स के लिए हैं, यानी कि अपनी आजीविका के लिए काम कर रहे हैं आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अरेंजमेंट। जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अरेंजमेंट था वो ये हुआ करता था कि मान लेते हैं मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं नौकरी देने वाला हूँ, और मेरे पास कोई नौकरी कर रहा है तो मेरी कंपनी में या मेरी प्रीमाइस में आके नौकरी करेगा। तो ये तो नॉर्मल पहले अरेंजमेंट हुआ करता था। लेकिन नीति आयोग के अकॉर्डिंग, जो नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, उसमें इनको प्लेटफॉर्म बेस्ड और नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स के रूप में बांटा जा सकता है। तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन से हैं? जो कि किसी सॉफ्टवेयर ऐप से, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप से या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अमेजन से, ओला से, जोमेटो से या डोमिनोज से। तो इससे जिससे भी कोई भी पर्सन जो जुड़ा हुआ है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप से, वो तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। और नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स वो हैं आर जनरली कैजुअल वेज वर्कर्स, जो कैजुअल वेज वर्कर्स हैं, एंड ओन अकाउंट वर्कर्स इन दी कन्वेंशनल सेक्टर्स, वर्किंग पार्ट टाइम या फुल टाइम, या तो पार्ट टाइम काम करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं। ये रिपोर्ट का कहना है जो नीति आयोग ने पेश की है। तो डिजिटल लाइवलीहुड्स की अगर हम बात करें, जहाँ पे प्लेटफॉर्म वर्क फॉल करता है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म वर्क होता है, तो देखें तो टाइप ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्क मान लेते हैं सेल्स में अगर कोई है तो अब वो वेबसाइट्स के थ्रू होंगे कि वेबसाइट दैट एडवर्टाइज एंड सेल हैंडमेड या आर्टिजनल गुड्स। फिर लोकल रीच की अगर हम देखें तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आप चीज़ें मंगवा सकते हो, जैसे कि अमेजन के थ्रू आप सामान मंगवा सकते हो। फिर बात आती है लोअर कॉम्प्लेक्सिटी ऑन डिमांड सर्विसेज, जैसे कि ऑनलाइन जो माइक्रो वर्क प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि डेटा एंट्री करनी है या सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो ये काम पड़ेगा। और लोकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म सर्विसेज में जैसे कि पैसेंजर मोबिलिटी देखनी है या फूड डिलीवरी देखनी है। और फिर जो हायर कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम काम देखें तो यहाँ पे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कंसल्टेशंस हैं, जैसे कि आपको डिज़ाइन देना है, कॉपी एडिट करना है, या लीगल और कंप्लाइंस एडवाइजरी देनी है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर ये काम आएगा। तो 2010 से लेकर 2018 तक जो मोबिलिटी एग्रीगेटर्स हैं, जैसे कि ओला और ऊबर, उन्होंने ही करीब करीब 2.2 मिलियन लोगों को, यानी कि 22 लाख लोगों को काम दिया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं भारतवर्ष में। दीज इंक्लूडेड ड्राइविंग जॉब्स, जैसे कि टैक्सी कैब चलाना है, ऑटो रिक्शा चलाना है, या यूबिक्वस, यानी कि जो हर जगह मिलने वाले, आसानी से मिल जाती हैं आपको, टू व्हीलर्स यानी कि स्कूटर्स और मोटर बाइक्स, वो जो टैक्सीज़ के रूप में हैं वो मिल रहे हैं। हाई स्किल्ड वर्कर्स इंक्लूड रोल्स सच एज इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, सब्सटीट्यूट इंस्ट्रक्टर्स, ट्यूटर्स, कंटेंट राइटर्स, इंजीनियर्स। तो अब देखिए हाई स्किल्ड वर्कर्स कौन होंगे? हाई स्किल्ड वर्कर्स वो होंगे जो कि एक तो कंसल्टेंट के रूप में काम करें, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के रूप में काम करें, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, सब्सटीट्यूट इंस्ट्रक्टर्स हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, या कंटेंट राइटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो ये सब लोग जो हैं ये आपके हाई स्किल्ड वर्कर्स में आएंगे। और मीडियम स्किल्ड वर्कर्स में कौन आएंगे? जैसे कि इलेक्ट्रीशियंस हैं, कारपेंटर है, ब्यूटिशियन है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, टेलीकॉलर है। और लो स्किल्ड में आएंगे जैसे कि कैब ड्राइवर हो गए, या डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स हैं, यानी कि जो आपके घर में जो डिलीवरी पहुंचाते हैं अमेजन से, जब आपने कुछ चीज़ मंगवाई और वो घर पे पहुंचती है आपकी, तो वो लो स्किल्ड गिग वर्कर में आता है। पिकर्स एंड पैकर्स हैं, यानी कि जो आपके घर से कुछ चीज़ पिक करते हैं या पैक करते हैं, और भी जो लोग हैं इसी तरह के, वो लो स्किल्ड के अंदर आते हैं। तो गिग वर्कर्स को अगर देखें तो कितना पेमेंट मिलता है, तो गिग वर्कर्स को अगर हम देखें तो अलग अलग स्किल्स के हिसाब से उनको पेमेंट मिलती है। 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये पर डे के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, ये कहा जा रहा है नीति आयोग की रिपोर्ट के द्वारा। तो ये थी न्यूज़। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो 21 जुलाई 1969 में अपोलो के जो 11 क्रू मेंबर्स थे, उसमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो थे वो पहले पर्सन बन गए थे जो कि चंद्रमा पे जिन्होंने कदम रखा था और वे वहाँ पे चले थे। तो अब पहला क्वेश्चन आता है कि नेम द साइट ऑन द मून जहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने जुलाई 1969 में लैंड किया था। दे मेड हिस्ट्री बाय वॉकिंग ऑन अ सेलेस्टियल बॉडी अदर देन अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो धरती के अलावा किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पे कदम रखना और उस पर चलना, उसके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि जो एक हिस्ट्री बनाई थी वो कहाँ पे बनाई गई थी, यानी कि वो जो मून था उसकी कौन सी लोकेशन थी, तो उसको ट्रैंक्विलिटी बेस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ट्रैंक्विलिटी बेस कहा जाता है उसको।
नेक्स्ट आता है द लॉन्च ऑफ दिस सोवियत सैटेलाइट इन 1951। एक सैटेलाइट थी सोवियत की, यानी कि यूएसएसआर की एक सैटेलाइट थी, उसको 1957 में लॉन्च किया गया था। लेड टू अ पीरियड ऑफ पब्लिक एंजाइटी इन वेस्टर्न नेशंस अबाउट द परसीव्ड टेक्नोलॉजिकल गैप बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन। तो ये कहा जा रहा था कि वेस्टर्न नेशंस में ये आया था जब इस देश ने, यूएसएसआर ने, उस सैटेलाइट को लॉन्च किया कि टेक्नोलॉजी के अंदर यूएसआर आगे निकल गया है और यूएसए जो है या वेस्टर्न नेशंस जो हैं वो पीछे रह गए हैं। द क्राइसिस वॉज अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन द कोल्ड वॉर एंड ट्रिगर्ड द क्रिएशन ऑफ नासा। उसके वजह से ही कोल्ड वॉर शुरू हुआ और क्रिएशन हुआ नासा का। तो व्हाट वाज द क्राइसिस एंड नेम्ड आफ्टर द सोवियत सैटेलाइट, इसको हम बोलते हैं स्पुतनिक क्राइसिस। तो स्पुतनिक सैटेलाइट थी जो यूएसआर ने लॉन्च की थी और उसी से बाद नासा का फॉर्मेशन हुआ, जब अमेरिका ने देखा कि यूएसआर जो है इतना आगे निकल गया है कि उन्होंने अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, प्राइवेट सैटेलाइट, और यूएस से उसको नहीं कर पाया था। फिर आता है नेम द यूएस प्रेसिडेंट जिन्होंने 1961 में स्पेस रेस के, जब स्पेस रेस का पीक चल रहा था उस टाइम पे, तो उन्होंने ये कहा था कि आई बिलीव दैट दिस नेशन शुड कमिट इटसेल्फ टू अचीविंग द गोल बिफोर दिस डेकेड इज आउट ऑफ लैंडिंग अ मैन ऑन द मून एंड रिटर्निंग हिम सेफली टू द अर्थ। यानी कि कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने कहा था कि यानी कि हम एक ऐसा मिशन बनाएंगे जो एक आदमी को मून पे लेके जाएगा, वहाँ पे वो लैंड करेगा और सेफली उसको वापस लेके आएगा। यानी कि वो जॉन एफ कैनेडी थे प्रेसिडेंट। और फिर 1969 में हम देख सकते हैं कि पहला प्लेन गया था नील आर्मस्ट्रांग जिसमें गए थे। फिर आता है पेंटोन 185 एंड पेंटोन 286। वो कलर्स हैं जो कि स्पेस एजेंसी के लोगों में मिलते हैं। तो किस एजेंसी के लोगों में मिलते हैं? तो नासा के में मिलते हैं। यूरी गागरिन जो कि एक सोवियत नेशनल थे, इज़ नोन फॉर अकम्पलिशिंग दिस फीट इन अप्रैल 1961। उनके जो अमेरिकन काउंटर पार्ट है जिन्होंने वो सेम चीज़ करी थी, वो कौन थे? वो थे एलन शेफर्ड। फिर आता है दिस फ्रेज इज़ यूज टू कन्वे दैट समवन हैज़ अराइव्ड और दैट समथिंग हैज़ बिन डन। यानी कि जब कोई चीज़ आ जाता, जब कोई पर्सन आता है या कोई चीज़ हो जाती है, तब ये फ्रेज को कहा जाता है। इट वॉज फर्स्ट मेड पॉपुलर व्हेन नील आर्मस्ट्रांग लैंडेड ऑन द मून। तो नील आर्मस्ट्रांग ने मून पे लैंड किया और बज एल्ड्रिन ने लैंड किया मून पे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा द ईगल हैज़ लैंडेड। यानी कि जो पर्सन है वो जब लैंड कर गए वहाँ पे मून पे, तो उन्होंने कहा द ईगल हैज़ लैंडेड। और एक टॉय स्टोरी कैरेक्टर है जो कि ऑनर में कहा गया है बज एल्ड्रिन के, उनका नाम है बज लाइटियर। और 1983 में दिस पर्सन बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन टू फ्लाई इन स्पेस। तो 1983 में ये पहली अमेरिकन वुमेन थी जो स्पेस में उड़ी थी और तीसरी वुमेन थी ओवरऑल, उनका नाम है सैली राइड। तो इसी के साथ 22 जुलाई के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए जिससे कि आपकी सभी चीज़ें कवर हो जाएं। आपको कोई भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगर उसके ऊपर जो भी वीडियोस बनानी होंगी मैं उसको बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और कोई भी आपको डाउट आता है तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।